Good morning everyone. Now in this video I have to started the section part and part first, that is known as the preliminary part of the Indian Evidence Act. I hope so you have to be understand and it is beneficial for you. सबसे पहले हम देखते हैं जो आर्टिकल जो पार्ट फर्स्ट है जिसको रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट बोला गया है, और चैप्टर फर्स्ट जिसको प्रीलिमिनरी बोलते हैं। प्रीलिमिनरी थोड़ा सा हम इसका देखेंगे क्या बोलता है। सेक्शन जो फर्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बोलता है जो ये एक्ट है सारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो ये एक्ट है ये क्या कहते हैं, जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं किसी भी कोर्ट के अंदर इंक्लूडिंग द कोर्ट मार्शल, उन सब में एप्लीकेबल होता है। लेकिन उन कोर्ट मार्शल के प्रोसीडिंग्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा जिसके अंदर आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट एंड इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 है, और एयरफोर्स एक्ट जो है वहाँ पर आएगा जहाँ जिस कोर्ट मार्शल के अंदर ये तीनों चारों एक्ट आएंगे, आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, एयरफोर्स एक्ट। तो वहाँ की प्रोसीडिंग में इंडियन एविडेंस नहीं लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट इनको छोड़ के जो कोर्ट मार्शल के अंदर आएंगे वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इंक्लूड है। और जो क्या कहते हैं, ये जो एफिडेविट, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता ना एफिडेविट के ऊपर ना उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो आर्बिट्रेटर और ट्रिब्यूनल के सामने की जाती है। और जो ये एक्ट था ये आया था फोर्स के अंदर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ठीक है, उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी अब पढ़ते हैं कि इसकी मतलब हमने सेक्शन 1 के अंदर हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़नी है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पर नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर एक थोड़ी जुडिशल प्रोसीडिंग्स वर्ड आया था। अब ये सारी जुडिशल प्रोसीडिंग्स के अंदर लगता है। तो जुडिशल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं है, ये CRPC के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 के अंदर प्रिस्क्राइब है। 1973 ये प्रिस्क्राइब है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 के CRPC के अंदर 1973 में प्रिस्क्राइब है। ये बोलता है जुडिशल प्रोसीडिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसीडिंग जो किसी भी कोर्स ऑफ विच जिसके अंदर एविडेंस रखे जाते हैं कोर्ट के अंदर, और उनके अंदर लीगली ओथ ली जाती है। जैसे एक विटनेस जाता है कोर्ट के अंदर, वो ओथ लेता है, तो वो सब जो पार्ट है वो जुडिशल प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। उसके बाद जो नॉन जुडिशल प्रोसीडिंग होती है वो क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कार्रवाई मतलब जो प्रोसीडिंग्स करेगा अपराध में, क्या कहते हैं जो मतलब क्राइम होगा उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट नॉन जुडिशल मैजिस्ट्रेट के अंदर क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कार्रवाई करता है वो देखता है भी क्या इसमें इंक्वायरी करनी है, क्या करना है। जो प्रोसीडिंग्स जो ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर्स के द्वारा है उनको देखेगा, और डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स जो होती है डिसिप्लिन रिएक्शंस की वो देखी जाती है। और जो इंक्वायरी होती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा इनटू द कॉज ऑफ डेथ, जिस केस के अंदर डेथ का कॉज हो जाए, तो अंडर सेक्शन ये 176 ऑफ CRPC 1973 के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। ये होती हैं मतलब क्या कहते हैं जो नॉन जुडिशल प्रोसीडिंग्स, और होते हैं जुडिशल प्रोसीडिंग। जुडिशल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट्स के अंदर होती हैं, और जो नॉन जुडिशल होती है वो कोर्ट के अंदर नहीं होती है। उनके अंदर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह चलती हैं जिसके अंदर कोई जजमेंट फाउंड नहीं होती। ठीक है, उसको कहते हैं नॉन जुडिशल प्रोसीडिंग। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 2 जो कि रिपील कर दिया गया है हमारे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट इसको पूरी तरह से रिपील कर दिया गया है। और इनके अंदर जो पहले की जो इनेक्टमेंट्स आती हैं रिपील, इसके अंदर बताया गया है कि कौन सी जो लॉज थे जिनको रिपील किया गया था। सारे रूल ऑफ एविडेंस जो कंटेन स्टैच्यूएट लॉ को स्टैच्यूएट्स एक्ट और रेगुलेशन इन जो भी ब्रिटिश फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया उनको कंटेन नहीं किया जाएगा। सारे रूल्स और रेगुलेशन जो एक्वायर्ड करते हैं फोर्स ऑफ लॉ, जो 25th सेक्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट का 1861, उसके जो रिलेटेड जो मैटर आएगा उनको भी रिपील किया गया था। और जो इनेक्टमेंट मेंशन थी शेड्यूल के अंदर, इनके एक 3rd कॉलम मेंशन है शेड्यूल के अंदर, उसके रिगार्डिंग इन सबको रिपील कर दिया गया है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फिर सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बोलता है। ये बोलता है कुछ एक्सप्रेशंस को इसने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले इसने बताया कोर्ट क्या होती है। कोर्ट एक जिसके अंदर जजेस, मैजिस्ट्रेट, ठीक है, सारे पर्सन आते हैं, जजेस, मैजिस्ट्रेट, लॉयर्स लगा सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर्स और लीगली ऑथराइज जिनको एविडेंस लेने का है वो नहीं आएंगे।
कोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट और जजेस आएंगे और सारे पर्सन्स आएंगे इनसे रिलेटेड, लेकिन आर्बिट्रेटर्स नहीं आएंगे। फिर आती है दूसरी डेफिनेशन जो बताती है फैक्ट के बारे में, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज़, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। यहाँ पे फैक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़, जैसे क्या हुआ कि कुछ भी, एनीथिंग, उसने वर्ड यूज़ किया एनीथिंग, मतलब कोई भी फैक्ट, अगर किसी ने किसी के कोई चीज़ चक्के, अगर किसी ने किसी को पेंसिल उठा के मारी, अगर वहाँ पर केस बनना चाहे, अगर उससे मतलब पेंसिल नहीं कह सकते, कुछ भी बुक चक्के मारी जिससे उसके ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन की नसों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो एनीथिंग वो यहाँ पे फैक्ट बनेगा। स्टेट ऑफ थिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, बुक मारना, बुक्स को एक्सप्लेन करना, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ थिंग। रिलेशन ऑफ थिंग क्या है, जैसे बुक चक्के मारी, किसी की बुक पड़ी थी वहाँ पर, उस बुक को उसने उठाया और दूसरे पर्सन को मारा, देयर इज़ अ रिलेशन ऑफ अ थिंग्स। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग, और ये कैपेबल होना चाहिए कि जो पर्सन मार रहा है वो अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, पूरी तरह से उसके 5 सेंसेस जो होते हैं हमारे, वो उसके काम करने होने चाहिए, उसमें वो वहाँ पे एज एविडेंस मतलब आ जाएगा और फैक्ट के अंदर वो इंक्लूड चीज़ हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट इसने बोला, कोई भी मेंटल कंडीशन किसी भी पर्सन की, जो पर्सन कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब जिसकी 5 सेंसेस काम कर रही हो, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी इसकी इलस्ट्रेशंस बताई हैं, दैट देयर आर अ सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। भी कुछ ऑब्जेक्ट को अरेंज किया गया है कुछ ऑर्डर्स के लिए, सर्टेन प्लेस के लिए, वो फैक्ट है। मतलब क्या, कोई बंदा गया वहाँ पर, उसने कुछ, उसको कोई कन्वर्जेशन हुई, उसको गुस्सा आया, ड्यूरिंग द प्रोवोकेशन उसने वो बुक चक्कर उसको मारी, देयर इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ अ प्लेस, वो वहाँ पर पहुँचा, ये पूरा की तरफ फैक्ट आ जाएगा। उसके बाद एक और इलस्ट्रेशन में बोला है दैट अ मैन हियर्ड और सा समथिंग, किसी ने, एक बंदे, एक पर्सन ने कुछ सुना और कुछ देखा, वो फैक्ट है। दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, अगर जैसे जिस वजह से वो वहाँ पर गया, कुछ उनकी कन्वर्जेशन हुई, कुछ ऐसे वर्ड्स उस पर्सन ने बोले जिससे वो प्रवोक हुआ, जो उसके वर्ड्स सुनने से, कुछ सर्टेन वर्ड्स से, तो वो जो सर्टेन वर्ड्स वो प्रोवोकेशन के लिए उसको यूज़ किए गए हैं, वो भी यहाँ पे फैक्ट होंगे। उसके बाद दैट अ मैन होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन, मैन ने, एक पर्सन ने कुछ ओपिनियन होल्ड करी है, जैसे कुछ सर्टेन इंटेंशन थी या फिर गुड फेथ थी, अच्छा फेथ से अगर कन्वर्जेशन के लिए गया, लेकिन उस बंदे ने उसके साथ कुछ कन्वर्जेशन ऐसे करते, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ कर लिए जो उसको प्रवोक कर रहे थे कि तू मुझे मार दे, मतलब प्रवोक कर रहा था उसको किसी भी चीज़ से फ्रॉडलेंटली, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कोई मुझे मार दे, और कुछ ऐसे पार्टिकुलर वर्ड्स को पार्टिकुलर सेंस के अंदर यूज़ कर रहा भी, जिससे वजह से उसको प्रोवोकेशन हो। लेकिन जो क्या है, स्पेसिफाइड टाइम में वो बंदा पूरी तरह से कॉन्शियस सेंसेशन में अंदर आएगा, इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे फैक्ट्स को मिलाकर केस में एविडेंस तैयार किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट इलस्ट्रेशन में दैट ए मैन हैज़ सर्टेन रेपुटेशन, एक पर्सन की एक अच्छी रेपुटेशन है, वो भी फैक्ट में आएगा, एक पर्सन की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो भी फैक्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ नो रेपुटेशन इज डजंट मीन दैट देयर इज़ अ करेक्टर ऑफ सम पर्सन, देयर इज़ अ रेपुटेशन इज क्वाइट डिफरेंट। ये भी हम एक टॉपिक आएगा बीच में, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। रेलेवेंट क्या होता है, फैक्ट हमने पढ़ लिया, रेलेवेंट क्या होता है, एक फैक्ट जो दूसरे से रेलेवेंट करता है। जैसे बोला था कि वो आया, उसने उसको प्रवोक किया, उसने वहाँ पे बुक पड़ी हुई देखी, उसने बुक चक्कर उसको मारी, बट वो उसको जहाँ वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर प्लेस हो रही हैं और वो उसको रेलेवेंट हो रही है। वो आया, उसने प्रवोक किया, वो सारा कुछ रेलेवेंसी जो आएगी, जो किसी चीज़ का, एक चीज़ से दूसरी चीज़ का रेलेवेंसी, उसको ऑटोमेटिकली हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। एक ऐसा फैक्ट जो रेलेवेंट करता है, दूसरे से कनेक्ट होता है, वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के प्रोविजंस को बनाता है। फिर आती है बात फैक्ट इन इशू, एक ऐसी ऑपरेशन जिसका मतलब होता है, जो इंक्लूड करती है किसी भी फैक्ट को, जिसके अंदर बाय इटसेल्फ या किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्शन के अंदर एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, किसी नेचर, किसी राइट, किसी लाइबिलिटी, किसी की डिसेबिलिटी। सो फॉर एग्जांपल क्या होता है, एक केस इशू हुआ, एक केस हुआ, उसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन का पैसा नहीं दे रहा, देयर इज़ अ लाइबिलिटी, उसका राइट है लेने वाले का जिसने उसको दिया है, देयर इज़ अ राइट, देयर इज़ अ लाइबिलिटी, देयर इज़ सम पॉजिटिव इफेक्ट, देयर इज़ सम, वो मना कर गया, कुछ वो हाँ कर गया, देयर इज़ असर्शन, देयर इज़ अ डिनाइएशन। किसी भी शूटर प्रोसीडिंग्स के अंदर जो ये सब होता है, कुछ फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो सब इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। किसी बंदे ने डिनाई कर दिया, तभी जाके वो बंदा कोर्ट के अंदर जाएगा केस के लिए ना। तो ऑटोमेटिकली फैक्ट इन इशू इज दैट देयर इज अ डिनाइड, असर्शन, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, राइट और लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, दैट इज फैक्ट इन इशू, ठीक है।
उसके बाद उसने बोला कि जो ये प्रोविजंस है लॉ की जो बताई गई हैं, जो सिविल प्रोसीजर से रिलेट करती हैं, वो किसी भी कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड करती हैं इशू ऑफ फैक्ट को, द फैक्ट टू बी, जो असर्ट किया जाता है, डिनाइड किया जाता है, जिससे इशू क्रिएट हो जाए। अगर कोई बंदा ना नहीं करेगा तो वहाँ पे केस शुरू ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन बोली है, जैसे ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। किसी ने बोला कि ए ने बी को मारा है, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, तो क्या उसके इश्यूज बैठेंगे? एट द ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट में बी एन इशू दैट ए कॉज्ड बी डेथ। ये होगा कि ए ने उसको मारा, ठीक है। ए इंटेंडेड, ए की पूरी इंटेंशन थी बी को मारने की, और ए की कुछ, बी ने कुछ प्रोवोक किया उसको, सडनली उसको प्रोवोक किया। उसके बाद जब वो ये एक्ट कर रहा था, जो बी विच कॉज बीज डेथ वाज, वो अनसाउंड माइंड का था, वो इनकैपेबल था, वो जानता नहीं था कि अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो वो क्या काम कर रहा है जिससे उसकी डेथ हो सकती है। उसके बाद आती है अगली डेफिनेशन, दैट इज़ डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब होता है कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया जाता है, ये डिस्क्राइब करता है किसी भी सब्सटेंस को, मतलब किसी भी मैटर को जो डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे बाय लेटर्स, बाय फिगर, बाय मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स। इनसे अगर एक से ज़्यादा कभी होगा, मतलब लेटर, फिगर, सबसे अगर कुछ चीज़ इंटेंट कर रहा है जिसका मतलब, तो वो यूज़ किया जाएगा एज अ रिकॉर्डिंग ऑफ द मैटर इन द एविडेंस एक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने इलस्ट्रेशन के अंदर बताया, जैसे अ राइटिंग डॉक्यूमेंट, एक पेपर है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो सुसाइड नोट में भी जैसे हम ले लेते हैं, तो अ राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। और वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ तो होता है कि पत्थर पर कोई चीज़ लिखना, और फोटोग्राफ, जो फोटोज़ होती हैं वो एक डॉक्यूमेंट्स होती हैं। और अ मैप और अ प्लान, कोई चीज़ को मैप और प्लान, जो प्लानिंग इंश्योर कर रहा है, तो वो भी डॉक्यूमेंट में आएगा। एंड इंस्क्रिप्शन, जो बर्तनों के ऊपर नाम लिखा होता है, ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। एक कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर कुछ, मतलब कुछ तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर ही कुछ होती हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर लिखा जाता है वो कैरिकेचर बोलते हैं। उसके बाद आता है एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? जो इंक्लूड करता है सारी स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करती है, जिसको चाहिए, रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस, जो विटनेस उसको बोलता है, विटनेस को बोलना है इन रिलेशन, जो हमारा मैटर ऑफ फैक्ट है, और जो इंक्वायरीज़ के अंदर वो सारे के सारे, मतलब एक विटनेस गया कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोर्ट के अंदर गया, उसने सारी बताया, एक आई विटनेस क्या, उसने बताया कि वहाँ पर मैंने ये सब कुछ देखा, उसने कोर्ट के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया। ऑटोमेटिकली उसने जो स्टेटमेंट एज ऑरल वो बोल कर बताई, वो ऑरल एविडेंस के अंदर इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के, जो प्रोड्यूस किए जाएंगे फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए जो यूज़ किए जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड हैं, जो प्रोड्यूस किए जाती हैं कि कोर्ट को इंस्पेक्शन करने के लिए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्या जाएंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर। ये होता है एविडेंस। फिर आता है प्रूव्ड, जो साबित हो चुका है, जो सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई, सीआरपीसी सब कुछ कंप्लीट हो गया, सारा कुछ प्रूव हो गया, अभी हाँ इस बंदे ने ये अपराध किया है, दैट इज़ नोन एज प्रूव्ड। A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man, prudent मतलब intelligent man, ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। उसने कहा कोर्ट या तो ये बिलीव कर ले कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और एग्जिस्टेंस दैट कि इस बंदे ने ये काम करा है, तो वो सपोजिशन, तो वो अनुमान लगा लेगा और प्रूव कर लेगा कि ये बंदा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे क्रिमिनल है। डिसअप्रूव, जो सब कुछ करने के बाद भी मतलब क्या कहते हैं, मतलब वो गलत साबित हो जाता है, सारी प्रोसीडिंग्स के बाद वो बंदा वो इनोसेंट प्रूफ हो जाता है, तो डिसप्रूव्ड आ जाता है। सारी कंसिडरिंग मैटर जो कोर्ट इधर बिलीव जाती है कि ये सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये बंदा बिल्कुल सही चल रहा है, ये इनोसेंट है, तो ये सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। नॉट प्रूव्ड का मतलब होता है ना तो वो प्रूव हुआ है, ना तो वो डिसअप्रूव्ड हुआ है, ना मतलब अभी तक प्रोसीडिंग्स पूरी तरह से चली ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आता है this is some other definition I have to be prescribed in another video, that is belong to IT Act 2000 part। अब इसके बाद आता है हमारे पास there is
देयर इज़ आर्टिकल सेक्शन 4 जो बोलता है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। मे प्रिज्यूम में क्या होता है, हमने अनुमान लगा लिया। Wherever it is provided by this act that court may presume a fact, it may either regard such fact is proved unless and until, जब ये मतलब अगर एक हिसाब से एक फैक्ट प्रूफ हो गया कि एक आई विटनेस आया, उसने बोला कि ये पर्सन ने क्राइम किया है, वो फैक्ट प्रूफ हो गया तो कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, कोर्ट में प्रिज्यूम दैट ही इज़ अ क्रिमिनल अनलेस इट इज़ डिसअप्रूव, जब तक कि वो डिसअप्रूव नहीं होगा और जब तक कि उसके प्रूफ वगैरह पूरी तरह से नहीं आएंगे। अगर वो जब तक वो डिसप्रूव नहीं होता तब तक के लिए उसको प्रूफ ही माना जाएगा। शैल प्रिज्यूम हमने मान लिया कि वो बंदा क्रिमिनल है। व्हेनेवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय द कोर्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट दैट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि वो डिसअप्रूव नहीं होगा। कंक्लूसिव प्रूफ्स क्या है कि एक का प्रूफ हो जाना दूसरे का प्रूफ माना जाएगा। अगर एक चीज़ प्रूफ हो जाती है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट दैट ही इज़ अ क्रिमिनल, देन अनदर फैक्ट ऑफ, मतलब वो अनदर फैक्ट अलाउड ही नहीं करेगी एविडेंस को कि ये पर्पस को तुम इस चीज़ को डिसअप्रूव करो। अगर किसी की जजमेंट फाइल आउट होगी है दैट इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ, तो एक चीज़ का एक प्रूफ दूसरे प्रूफ को ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम करा जाता है। ये था हमारा प्रीलिमिनरी पार्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।